रात के घंघोर अंधेरे में शमशान भूमि से कुछ ही दूरी पर एक मासूम 8 साल की बच्ची दुल्हन बनी जमीन पर बैठी हुई थी। उसके पास उसी की उम्र का एक बच्चा भी बेखबर सोया हुआ था। एक अघोरी उसके पास बैठा हुआ मंत्र जाप में लगा था। महेश वहीं पर खड़ा हुआ अपनी आंखों से ये सब देख रहा था। अंकल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बेटा, तुम शांत रहो, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। अघोरी और महेश अब एक साथ चांद की तरफ देख रहे थे, जिस पर धीरे धीरे ग्रहण लग रहा था। जैसे ही ग्रहण पूरा हुआ, महेश ने कुंड के पास रखा चाकू उठाया और तेजी से उस बच्ची की गर्दन पर हमला करके उसकी गर्दन उड़ा डाली। अघोरी ने उसकी कटी गर्दन को बालों के बल पकड़कर उठाया और उस बच्ची की टांग के ऊपर उसकी गर्दन को घुमाने लगा। थोड़ी ही देर में उस बच्चे की टांग खून से पूरी तरह लाल हो गई। जब ये होश में आएगा तब तक हमारी विधि पूरी हो चुकी होगी। शुक्रिया बाबा। घर में खुशियों का माहौल बना हुआ था। महेश और मालती ये देख बहुत खुश थे कि आज उनके बेटे प्रतीक की शादी हो रही है। थोड़ी ही देर में रस्म पूरी करने के बाद जिया कमरे में सेज पर बैठी थी। जैसे ही प्रतीक ने घूंघट उठाया, जिया की आंखों की पुतलियां गायब थी और वो प्रतीक को देखकर भयानक तरह से मुस्कुरा रही थी। कैसे हो मेरी जान? उसने प्रतीक के ऊपर छलांग लगाई और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई। जिया, ये तुम क्या कर रही हो? वो प्रतीक का गला दबाने लगी। प्रतीक उससे खुद को छुड़ा नहीं पाया और अगले ही पल बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो जिया उसकी बराबर में सो रही थी। प्रतीक उसके चेहरे को देखते हुए रात वाली हरकत को याद करने लगा। तभी अचानक से जिया ने आंखें खोली। अरे प्रतीक, आप मुझसे पहले उठ गए। कल रात तुम्हें याद है कि क्या हुआ था? वो सिर्फ मजाक था प्रतीक। क्या मैं तुमसे थोड़ा सा भी मजाक नहीं कर सकती? रात होने पर सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में जमा थे। बहू अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? दोपहर से ही कमरे में बंद है। आ रही हूँ माँ जी। इतनी फिक्र क्यों करती हैं आप? सभी ने देखा कि जिया घूंघट ओढ़े हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही है। उसने पास आकर जैसे ही घूंघट उठाया, उसका भयानक रूप देखकर सबका दिल दहल उठा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। क्या हुआ? आप सब लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? जिया? जिया नहीं, चुटकी। चुटकी हूँ मैं। और तू इस जिया से बहुत प्यार करता है ना? ऐसा कहकर उसने अपनी ही कलाई पर चाकू रखा और एक तेज हमला किया। नहीं! तभी उसको चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी कलाई से खून बहने लगा। प्रतीक ने उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गया। पापा, चुटकी कौन है? आप चुटकी का नाम सुनकर इतना डर क्यों गए थे? ये सब मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया था। पूरी बात तुम्हें अघोरी बाबा खुद बता देंगे। जिया को घर वापस छोड़कर महेश प्रतीक को लेकर अघोरी के पास पहुंचा। प्रतीक बेटा, तुम जन्म से ही एक टांग से विकलांग पैदा हुए थे। दवाओं के जरिए तुम्हारा इलाज करना मुमकिन नहीं था। तुम्हें सिर्फ तंत्र मंत्र के जरिए ही ठीक किया जा सकता था, और ये तभी हो सकता था जब तुम्हारे 8 साल का होने पर तुम्हारे हम उम्र की बच्ची के साथ तुम्हारी शादी करके चंद्र ग्रहण की रात उसकी बलि दी जाए। गांव के एक दंपत्ति से उनकी बेटी को खरीदा और फिर तुमसे उसकी शादी करवाकर उसकी बलि चढ़ा दी। आज तुम अपने पैरों पर सिर्फ उसी की वजह से खड़े हो। पापा, आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे ठीक करने के लिए आपने एक मासूम की बलि चढ़ा दी। अब उसकी आत्मा ना जाने कैसे वापस आ चुकी है और वो तुमको अपना पति मानती है, इसीलिए वो जिया को नुकसान पहुंचा रही है। तो क्या मैं अपनी जिया को उससे नहीं बचा सकता? जिया के शरीर को उसकी आत्मा से कैसे छुटकारा दिलवाना है, उसके लिए मुझे मेरे गुरु से बात करनी पड़ेगी। तब तक के लिए मैं तुम्हें ये माला दे रहा हूँ।
कैसे भी करके इस माला को जिया के गले में डाल देना। इससे उस आत्मा की शक्तियाँ थोड़ी कमजोर हो जाएंगी। अघोरी ने प्रतीक को माला दी और दोनों घर पहुंचे। जिया आराम से बेड पर लेटी हुई थी। प्रतीक ने माला को उसके गले में जैसे ही डालना चाहा, वो जाग उठी और लाल लाल आंखों से उसे घूरने लगी। ना आसान नहीं है। उसने प्रतीक को धक्का दिया और कमरे से बाहर भाग निकली। प्रतीक और महेश उसके पीछे गए तो देखा कि जिया हाथ में चाकू लिए मालती के कमरे में जा रही है। मालती जमीन पर बेहोश पड़ी थी और जिया उसकी कलाई से मांस चबा रही थी। जिया, ये क्या कर रही हो? उसने चाकू उठाकर प्रतीक के ऊपर हमला किया और खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। पापा, आप मम्मी को हॉस्पिटल ले जाइए, मैं जिया को संभालता हूँ। ऐसा कहकर प्रतीक हाथ में माला थामे हुए खिड़की से कूद जिया की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद जिया रुकी और प्रतीक के ऊपर चाकू से हमला कर चाकू एक तरफ फेंक दिया। वो जमीन पर गिर गया और जिया उसके सीने पर बैठकर उसको बुरी तरह से खरोंचने लगी। प्रतीक धीरे धीरे उसके गले में माला डालने की कोशिश कर रहा था। माला उसके हाथों से छूट गई और जिया उसके ऊपर से उठ गई। प्रतीक अपने दर्द को सहने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ ये ही नहीं प्रतीक, इसके बाद भी तुम जितनी भी शादियां करोगे, मैं उस लड़की को मार डालूंगी। तुम अपने पैरों पर सिर्फ मेरी वजह से ही खड़े हो और मैं ही तुम्हारी असली बीवी हूँ। तभी प्रतीक की नजर चांद पर पड़ी तो ग्रहण पूरा होने वाला था। अगले ही पल उसके कानों में अघोरी की आवाज आई। प्रतीक, इसकी आत्मा को तभी भगाया जा सकता है जब इसकी बलि से जो तुम्हें मिला है तुम उसे वापस कर दो। उसने चाकू उठाया और जोर से अपनी टांग पर हमला किया। प्रतीक जैसे जैसे हमला करता रहा, चुटकी की शक्ति कमजोर पड़ती रही। ऐसा मत करो प्रतीक। प्रतीक अभी भी अपने पैर को चाकू के हमले से गोदे जा रहा था। आखिरकार एक जोरदार हमले से उसकी टांग उसके शरीर से अलग हो गई। चुटकी की आत्मा चीखती हुई और धुआं बनकर खत्म हो गई। उसके बाद जब ग्रहण खत्म हुआ तो जिया को होश आ गया। वो भागकर प्रतीक के गले लग गई। प्रतीक ने अपनी एक टांग खो दी, लेकिन अब उसको इस बात की खुशी थी कि अब वो जिया के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। अब उनकी खुशियों में कोई ग्रहण नहीं लगेगा। वासीपुर गांव जाने वाली सड़क पर एक सरकारी हॉस्पिटल है। यह हॉस्पिटल जंगल में है। अब इस सड़क को भूतिया सड़क कहते हैं। अब ये हॉस्पिटल शाम 4 बजे तक ही खुलता है। कॉलेज का एक ग्रुप जंगल में बाइक से वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए आया है, जिनमें से विकास और स्वाति रास्ता भटक जाते हैं। अब तक हमें बाकी साथी क्यों नहीं मिले हैं? हो स्वाति, तुम लड़कियां बिना न जाने कितना डरती हो। विकास, ये मत भूलो कि हम जंगल में हैं और बाइक पर हैं। कोई जंगली जानवर भी खा सकता है। जानवर का तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम मेरा दिमाग जरूर खा जाओगी। स्वाति कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन पहले ही विकास का बाइक से बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक पेड़ से जाकर टकराती है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनके सिर से खून निकल रहा होता है। विकास और स्वाति को सामने एक हॉस्पिटल का बोर्ड दिखता है। विकास स्वाति को गोद में उठाकर ले जाता है। विकास घबराते हुए हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है। हॉस्पिटल के गेट पर डॉक्टर खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मेरी फ्रेंड बेहोश हो गई है डॉक्टर। हाँ, घबराओ मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर स्वाति और विकास को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर देते हैं। विकास को हॉस्पिटल में कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन स्वाति बेहोश है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता है। डॉक्टर नर्स को हाथ से इशारा करता है और वो हाथ में खून से चना चाकू और मांस के कुछ टुकड़े लेकर आ रही है। डॉक्टर साहब, वो
घबराओ नहीं, तुम आराम से सो जाओ। विकास के चेहरे से खून के साथ पसीना टपक रहा है। डॉक्टर और नर्स दोनों इंजेक्शन लगाते हैं। विकास व स्वाति बेहोश होकर सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद स्वाति की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। ये मुझे गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मैं कहाँ हूँ? जैसे ही स्वाति आंखें खोलकर देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। स्वाति, ये तो मुर्दा घर है और हम यहाँ कैसे आ गए? स्वाति और विकास देखते हैं कि वो पोस्टमार्टम रूम में बेड पर हैं। स्वाति लाइट ऑन करती है। विकास और स्वाति बाहर भागने की कोशिश करते हैं और गेट बंद हो जाता है। पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टर भूत बन जाते हैं और एक साथ बहुत सारे भूत मुर्दा घर में आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ मत करना, नहीं। हमें जाने दो। भूत तेज तेज हंसते हैं और विकास और स्वाति की फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। फिर भूत विकास और स्वाति की आंखें बाहर निकाल लेते हैं, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अगली सुबह हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने आकर देखा कि रिसेप्शन पर 2 लाशें रखी हुई हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एक लेडी डॉक्टर करिश्मा बाहर भाग गई। दूसरा एक डॉक्टर शिवम उसके पीछे गया। करिश्मा, तुम घबराओ मत, अब तो ये लाशें आम बात हैं। तुम अभी यहाँ नई नई आई हो, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ ये सब क्यों होता है? ये बहुत पहले की कहानी है। यहाँ एक दर्दनाक घटना हुई। ऐसा क्या हुआ था? यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जो बाद में सरकारी हॉस्पिटल में बदल गया, क्योंकि इस हॉस्पिटल के तीनों मालिकों को भूतों ने मार डाला था। इनके बीच क्या दुश्मनी थी और ये भूत कैसे? हॉस्पिटल के मालिक तीनों डॉक्टर हॉस्पिटल के जंगल में होने का फायदा उठाते थे। वो खुद ही अपने आदमियों से रात में निकलने वालों का एक्सीडेंट करवा देते थे और उसके बाद खुद ही एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल लाकर मुर्दा घर में उनकी किडनी दिल निकालकर उन्हें मार देते थे। हे भगवान, इतने गंदे काम। हाँ, और वो लोग सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, बल्कि एक दिन तो उन लोगों ने हद ही कर दी थी। पूरी बस का एक्सीडेंट करवा दिया। उन सब के साथ भी यही हुआ और हॉस्पिटल मुर्दा घर बन गया। कैसे हुआ ये? हर रोज की तरह वो डॉक्टर उस दिन भी शिकार की तलाश में थे। फिर रात को इस जंगल से एक टूरिस्ट बस गुजरी। सभी यात्री मेरी बात ध्यान से सुने। ये इलाका सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से मजबूरी में ही बस निकालनी पड़ रही है, लेकिन आप सब लोग अब कुछ घंटे शांत रहिएगा, ठीक है? हमें डराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। गाओ रे गाओ, सभी तेज आवाज में गाना गाओ। सभी यात्री कंडक्टर की बात को अनसुना कर देते हैं। तभी साइड से एक ट्रक बस को ओवरटेक करते हुए एक्सीडेंट कराता है। बस और उसमें बैठे सभी यात्री बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और पीछे से एक एम्बुलेंस आती है। वो सभी को हॉस्पिटल पहुंचाती है। सभी भूत बन गए और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर्स को मारा और उसके बाद से अब तक रोज न रोज वो किसी को मार रहे हैं। इनका इंतजाम नहीं कराया गया? नहीं, इनका कुछ नहीं हो सका और बहुत सारे मासूम मौत के घाट उतार दिए गए। तब से अभी तक इस हॉस्पिटल में भूतों का राज है और मासूमों की जान जा रही है। ये बात है 1995 की। गोरखपुर शहर के सिटी हॉस्पिटल में सुनीता नाम की एक नर्स काम करती थी। एक रात वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी नाइट ड्यूटी लग जाती है। वे अपने पति हेमंत को फोन करती है। हेमंत, आज मेरी नाइट ड्यूटी लगी है, मैं आज हॉस्पिटल में ही रहूंगी। खाना खा लेना और आराम से सो जाना। ठीक है सुनीता, तुम भी अपना ख्याल रखना। सुनीता फोन रखती है और देखती है कि एक इमरजेंसी केस आया है और मरीज की हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर महेश उस पेशेंट को आईसीयू में ले जाते हैं। सुनीता भी उनके साथ जाती है। पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है सुनीता, हम बचा नहीं पाएंगे। महेश कोशिश करते हैं लेकिन उस पेशेंट को बचा नहीं पाते। इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो सुनीता। जी डॉक्टर। महेश और सुनीता आईसीयू से चले जाते हैं। आत्मा लाश को देखकर हंस रही होती है। मृत के पिता गुस्से में महेश के केबिन में आते हैं। आप लोग हॉस्पिटल के नाम पर ऐसा अपराध कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? अरे अरे, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारे बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ और आप लोगों ने कहा कि आप उसे बचा नहीं पाए, लेकिन सच तो ये है कि आप लोगों ने ही मेरे बेटे को मारा है।
उसकी दोनों किडनी निकालने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? महेश और सुनीता लाश के पास आते हैं और देखते हैं कि दोनों किडनी निकली हुई हैं। महेश बुरी तरह से डर जाता है। मैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। आत्मा उन्हें देखकर हंस रही है। अब इस हॉस्पिटल की शुरू होगी बर्बादी। हॉस्पिटल में किडनी चुराने के केसेस बढ़ने लगते हैं। इन घटनाओं के कारण हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा होता है। अखबारों में खबरें छप रही होती हैं। एक रात महेश अपने कैबिन में बैठा है, तभी वहाँ सुनीता आती है। क्या हुआ डॉक्टर, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। वो वापस आ गई है सुनीता। कामिनी ही है, वो मैं जानता हूँ। उसी ने किया है ये सब। कामिनी कौन? तुमने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है ना। तुमसे पहले मुझे कामिनी असिस्ट करती थी। वो एक होशियार नर्स थी, लेकिन वो एक मोहित नाम के लड़के से प्यार करती थी, जिसका हॉस्पिटल में बहुत आना जाना था। मोहित ने प्लान बनाया कि क्यों ना वो किडनी की तस्करी करे। प्यार में कामिनी सही गलत भी भूल गई और मोहित के कहने पर किडनी की तस्करी करने लगी। एक दिन उसका ये सच सामने आ गया। मोहित और उसकी सारी गैंग को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कामिनी किसी तरह से भाग गई और सुनने में आया कि उसने आत्महत्या कर ली। महेश सुनीता को कामिनी के बारे में बता ही रहा होता है कि कामिनी उसके सामने आ जाती है। क्यों डॉक्टर, मेरे बारे में बता रहे थे इसे? हाँ? महेश और सुनीता डर जाते हैं। तुम सबकी वजह से मुझसे मेरा प्यार छीन गया। मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती है। तुमने किडनी बेचने का अपराध किया, जिसकी सजा तुम्हें मिली। कामिनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो महेश को जोर से चांटा मारती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। देर रात हॉस्पिटल में एक मरीज आता है, जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो मरीज डॉक्टर महेश के कैबिन में आता है। इस हॉस्पिटल का इतना नाम खराब है, लेकिन क्या करूं, पेट दर्द हो रहा है और यही हॉस्पिटल घर के पास है। जल्दी से दवाई लेकर निकल जाता हूं यहाँ से। डॉक्टर, पेट में बहुत दर्द है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। मरीज देखता है कि सुनीता डॉक्टर के सिर पे दवाई लगा रही है। अरे ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब को? वो गलती से पैर फिसल गया डॉक्टर का। आइए मैं आपका चेकअप कर देती हूँ। किडनी निकालने का वक्त आ गया है। आज एक जिंदा आदमी की किडनी निकालूंगी तो यह हॉस्पिटल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुनीता मरीज का चेकअप कर रही होती है, तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है। तुम हट जाओ सुनीता, मैं भी एक नर्स हूँ, इसे मैं देखती हूँ। मरीज बुरी तरह से कांप जाता है। सुनीता मरीज के आगे खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं इस हॉस्पिटल की और बदनामी नहीं होने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? कामिनी सुनीता को पकड़कर धक्का दे देती है। आत्मा मरीज के पास आती है और अपनी नाखूनों को लंबा करती है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और उस आत्मा को त्रिशूल मारते हैं। वो आत्मा गायब हो जाती है। आप ठीक हो ना डॉक्टर? आज जो भी यहाँ हुआ उससे यही साबित हुआ है, इस हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ वो उस आत्मा की वजह से हुआ है। मैं मीडिया को जाकर ये बात बताऊंगा। वे मीडिया के सामने जाकर स्टेटमेंट देता है और फिर से सिटी हॉस्पिटल का नाम हो जाता है। कामिनी की आत्मा का मकसद पूरा नहीं हो पाता और वो भस्म हो जाती है। ये कहानी शूलपुर गांव की है। इस गांव में एक त्रिशूल चौराहा है, जहां शिव जी का त्रिशूल स्थापित है। गांव वालों की ऐसी मान्यता है कि ये त्रिशूल 11वीं शताब्दी के चंदेल राजाओं ने स्थापित किया था। ये त्रिशूल कई बार भूतों के षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। भूत इस त्रिशूल को प्राप्त करके अजय और अमर बनना चाहते हैं, इसलिए वो रात को अंधेरे में शूल गांव आकर अपनी योजना बनाते हैं।
शूलपुर का त्रिशूल हम भूतों के लिए बहुत जरूरी है। ये त्रिशूल 1100 साल पुराना है। इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस त्रिशूल को केवल चंद्र ग्रहण की रात में ही अपने स्थान से उखाड़ा जा सकता है। चंद्र ग्रहण तो 2 दिन बाद होने वाला है। बाबा रुद्रनाथ पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रहे हैं। अचानक वो ध्यान से चौंक कर इधर उधर देखते हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो उन्हें शूलपुर गांव का त्रिशूल चौराहा दिखाई देता है, जहां भूत और चुड़ैल खड़े हैं। बाबा रुद्रनाथ आंखें खोलकर अपने आप से कहते हैं, चंद्र ग्रहण का षड्यंत्र, मैंने अपनी दिव्य शक्ति से भूतों की बात सुन ली है। अब मुझे शूलपुर के त्रिशूल की रक्षा करनी होगी। बाबा रुद्रनाथ अपने आसन से उठते हैं और कमंडल लेकर पर्वत से नीचे उतरने लगते हैं। अगले दिन सुबह बाबा रुद्रनाथ शूलपुर गांव पहुंचकर शिव जी के त्रिशूल के दर्शन करते हैं। गांव वाले बाबा रुद्रनाथ को अतिथि सम्मान के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन बाबा उन्हें मना करके यहाँ आने का कारण बताते हैं। मेरा अतिथि सम्मान चंद्र ग्रहण के बाद करना। चंद्र ग्रहण तक हमें इस त्रिशूल की रक्षा करनी है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? कल चंद्र ग्रहण की रात है और भूतों ने इस रात त्रिशूल को यहाँ से ले जाने की योजना बना ली है। बाबा, आपको भूतों की योजना के बारे में कैसे पता चला? मैंने अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ जान लिया है, इसलिए हम तुम लोगों को सतर्क करने आए हैं। इस त्रिशूल की रक्षा करने हम यहाँ पर आए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? तुम लोग चिंता मत करो, कल चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक हम इसी गांव में रहेंगे। बाबा रुद्रनाथ की तरह भूत और चुड़ैल भी गांव वालों की दिनचर्या पर नजर जमाए रहते हैं, इसलिए भूत बाबा रुद्रनाथ के शूलपुर गांव आते ही सतर्क हो जाते हैं। बाबा रुद्रनाथ हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया है। ये हमें आसानी से त्रिशूल ले जाने नहीं देगा। तुम चिंता मत करो, कल चंद्र ग्रहण के समय जब चारों तरफ अपशगुन वाला अंधकार छा जाएगा, ऐसे में त्रिशूल ले जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इस काम की सफलता के लिए हमें 3 आदमियों की बलि देनी पड़ेगी। वो आदमी कहाँ से मिलेंगे? इसी शूलपुर गांव से। चुड़ैल भूत की बात समझकर डरावने अंदाज में हंसती है और भूत के साथ आगे निकल जाती है। बाबा रुद्रनाथ त्रिशूल चौराहे पर हवन कुंड बनाकर पूजा शुरू करते हैं। गांव वाले बाबा की इस काम में सहयोगी बनते हैं। हवन कुंड की आग और मेरी पूजा निरंतर चलती रहेगी। जब तक चंद्र ग्रहण का संकट समाप्त नहीं हो जाता, तब तक तुम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। बाबा रुद्रनाथ अपनी पूजा आरंभ करते हैं। हवन कुंड का धुआं चारों तरफ फैलता है और मंत्र की ध्वनि गूंजने लगती है। एक तरफ बाबा रुद्रनाथ यज्ञ शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ भूत का मायावी खेल भी आरंभ होता है। गांव की बस्ती से 3 लोग अचानक गायब हो जाते हैं। गांव वाले हैरान हैं कि वो 3 आदमी कहां चले गए। गांव से 3 आदमियों के गायब होने की खबर तो पक्की है। मुझे तो ये भूतों की शरारत लगती है। शरारत नहीं, ये उनका षड्यंत्र है। भूत कल चंद्र ग्रहण की रात उन तीनों की बलि देंगे। हमें इसकी खबर बाबा रुद्रनाथ को देनी चाहिए। गांव के लोग बाबा रुद्रनाथ के पास जाते हैं। बाबा रुद्रनाथ का यज्ञ निरंतर चलता रहता है। सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। बस्ती के हर घर में ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देता है। आज की रात चंद्र ग्रहण की रात है। भूत और चुड़ैल आसमान में प्रकट होते हैं। 3 आदमी जो गांव से गायब हुए थे, भूत ने उन्हें बंदी बनाया हुआ है। भूत गांव के त्रिशूल चौराहे पर हो रहे यज्ञ को देखकर आपस में चर्चा करते हैं। चंद्र ग्रहण से पहले हमें इन तीनों की बलि देनी है। इनकी बलि हम कैसे दे सकते हैं? नीचे देख नहीं रहे, त्रिशूल चौराहे पर यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ की अग्नि को हम बलि के रक्त से बुझा देंगे। चंद्र ग्रहण होने वाला है, इनकी बलि में देर मत करो। भूत अपनी माया से एक तलवार प्रकट करता है और उससे वो एक एक करके 3 आदमियों की गर्दन काट देता है और उनके रक्त को अपने माथे से लगाकर कटे हुए सर को नीचे फेंकता है।
तीनों कटे हुए सर हवन कुंड में गिरते हैं। हवन कुंड की आग बुझ जाती है। चुड़ैल चांद की तरफ देखती है। ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। चुड़ैल और भूत त्रिशूल चौराहे के पास आते हैं। हमने तुम्हारा हवन कुंड अपवित्र कर दिया है। अब तुम इस त्रिशूल को नहीं बचा सकते। वो देखो चंद्र ग्रहण। बाबा रुद्रनाथ चांद की तरफ देखते हैं। चांद को पूरा ग्रहण लगता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी अचानक आसमान से एक आग का गोला नीचे गिरता है। उस आग से उजाला होता है। भूत और चुड़ैल उस आग के गोले में कैद हो जाते हैं। अब तुम दोनों इसी आग के गोले में कैद रहोगे। नहीं, मैं अभी इससे बाहर निकल आऊंगा। अब तुम दोनों मरकर ही इससे बाहर निकलोगे। हम 3 आदमियों की बलि देकर अपनी पूजा को सफल बना चुके हैं। तुमने जिनकी बलि दी है वो असली नहीं, नकली मायावी आदमी थे। और ये त्रिशूल चौराहा भी नकली है। ये सब कुछ मैंने गांव वालों की मदद से तुम्हें भ्रमित करने के लिए बनाया है। असली त्रिशूल चौराहा वो है। भूत और चुड़ैल दूसरी तरफ देखते हैं। वहाँ भी त्रिशूल चौराहा बना हुआ है। गांव के लोग उन 3 आदमियों के साथ वहाँ खड़े हैं। भूत ने जिनकी बलि चढ़ा दी थी। भूत और चुड़ैल आग के गोले में कैद जहाँ खड़े हैं, अब वहाँ का त्रिशूल चौराहा गायब होता है। तब तक चंद्र ग्रहण भी खत्म हो गया है। चांद का उजाला चारों तरफ फैल जाता है। चंद्र ग्रहण के साथ तुम्हारा भी खेल खत्म हो गया है। अब तुम दोनों नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। बाबा रुद्रनाथ मंत्र पढ़कर उस आग के गोले पर फूंकते हैं। आग के गोले में विस्फोट होता है। भूत और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाते हैं। बाबा रुद्रनाथ त्रिशूल चौराहे की तरफ जाते हैं, जहाँ गांव के लोग जमा हैं। चंद्र ग्रहण का संकट समाप्त हो गया है। शिव जी का ये त्रिशूल अब हमेशा के लिए सुरक्षित है। बाबा, आपने हमें बहुत बड़े संकट से बचा लिया। शिव जी के त्रिशूल की रक्षा करके आपने हमारे धर्म की रक्षा की है। हम आपके आभारी हैं। गांव वाले बाबा रुद्रनाथ का आभार मानकर उनकी जय जयकार करते हैं।